तो दोस्तों एक रिकैप देख लेते हैं 2 मिनट में। 1947 में हमारा जब इंडिया आज़ाद हुआ तो वहाँ पे हमारे तीन चीज़ें थी। नेशनल इंटीग्रेशन करना था, साथ में हमको इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना था, अपनी सॉवरेनिटी को बचा के रखना था। इसके बाद ये बहुत अच्छे से हुआ, हमने सोवियत मॉडल को अपनाया, कैपिटलिस्ट मॉडल को नहीं अपनाया और हाँ अपना 5 ईयर प्लान चलाना शुरू कर दिया। पहले 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर को हमने महत्व दिया, दूसरे 5 ईयर प्लान में हमने इंडस्ट्री को महत्व दिया। साथ में हमारा तिब्बत क्राइसिस हुई। तिब्बत क्राइसिस होने के बाद और प्लस बाउंड्री डिस्प्यूट थी इंडिया के साथ मैकमोहन लाइन से, तो हमारा 1962 का वार हो गया। 1962 का वार हुआ तो हमारे नेहरू जी को लगा शौक कि हिंदी चीनी भाई भाई नहीं रहे, अब एंटी चीनी हो गए हैं, तो वो उनकी डेथ हो गई मई 1964 में। अब जैसे यहाँ पे वॉर हुआ तो जो रिसोर्स हम इंडस्ट्री डेवलपमेंट में लगा रहे थे वो हमने मोबिलाइज कर दिया वॉर में। लेकिन ये पड़ोसी है कि जो मानता नहीं। इन्होंने 1965 में अब वहाँ के जो जनरल थे उन्होंने देखा लाल बहादुर शास्त्री आ चुके हैं। 64 में जब इनकी डेथ हुई तो यहाँ पे जो गद्दी पे बैठ गए लाल बहादुर शास्त्री बैठ गए, सिंडिकेट ने उनको सपोर्ट कर दिया था। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन थी कांग्रेस में, उसने पीसफुल हमारा पावर का ट्रांजिशन हो गया। 1965 में फिर हमारा पाकिस्तान से वार हुआ। पाकिस्तान से वार होने के साथ साथ यहाँ पे हमारा ड्रॉट और मानसून फेल्योर चल रहा था, जिसकी वजह से हमारे फूड ग्रेन में काफ़ी कमी आ गई। तो यहीं पे हमारा एक प्रोग्राम लाया गया, ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, ये हमारा 1970 में हम सेल्फ सफिशिएंट के करीब आ गए थे। ग्रीन रेवोल्यूशन में हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स दिए जाते थे, इरिगेशन फैसिलिटी दी जाती थी, क्रेडिट दिया जाता है तो किसानों को। और बेसिकली 3 एरिया में हमारा लगाया गया था, वेस्टर्न यूपी, पंजाब और हरियाणा। अब देखिए 2 वार हो चुका है तो जो रिसोर्स होगा कुछ ज़्यादा ही मोबिलाइज हो जाएगा वॉर में। और इसके पहले क्या था, 1965 के पहले हम अपने मिलिट्री को मॉडर्नाइज नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि मिलिट्री से मॉडर्नाइज करने से 2 खतरा था। पहली चीज के रिसोर्स जो हम अपना डेवलपमेंट में लगा रहे हैं वो मिलिट्री को देना पड़ता, और दूसरा दिक्कत ये थी कि न्यूली जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी एशिया और अफ्रीका की, जो कॉलोनी से निकल के आई थी, वहां पे मिलिट्री रूल हमारा लगना शुरू हो गया था। तो नेहरू जी ने बहुत अच्छा दिमाग लगाया, मिलिट्री पे खर्चा नहीं करते, मिलिट्री का पैसा लगाते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, और मिलिट्री को केवल 1% जीडीपी का दिया जाता था। तो ये किसी तरह से यह काम धाम चल पाता था। लेकिन जैसे हमारा 62 और 65 में वार हुआ, बोला रिसोर्स मोबिलाइज करो, मिलिट्री को मॉडर्नाइज करो। इसके बाद और जो मिलिट्री मॉडर्नाइज हुई, इसका आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा 1971 के वार में, जो बांग्लादेश से वार हुआ था। तब स्ट्रेंथ आ गई मिलिट्री की कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं इस दुनिया में, मिलिट्री हमारे पास तगड़ी है। अब 1965 में ये वार हुआ, फिर हमारे भैया एलबी शास्त्री जी 1966 में निकल लेते, ताशकंद समझौता होता है। फॉर्मली जो 65 का वार हुआ था पाकिस्तान से, इसी को बंद करने ताशकंद गए थे, और बंद करने के बाद वो ताशकंद में उनको हार्ट अटैक आ गया। उसके बाद बात उठ के आई कि अब कौन बनेगा पीएम। फिर से हमारा पावर ट्रांजिशन करना है। पावर ट्रांजिशन कहीं मिलिट्री तो नहीं कर लेगी, कहीं डिक्टेटरशिप तो नहीं आ जाएगा। तो उन्होंने बोला नहीं, बहुत सही काम यहाँ पे सिंडिकेट ने अपनाया। फिर से उन्होंने फिर से सीक्रेट बैलेट वोटिंग कराई, और 2 कंटेंडर है जो पीएम बनना चाह रहे थे, एक मोरारजी देसाई और एक इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी आपकी एलबी शास्त्री के कैबिनेट में एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी और बहुत ही अभी नई थी। तो जब ये बात हुई तो सिंडिकेट ने सपोर्ट कर दिया इंदिरा गांधी को। इंदिरा गांधी को सीक्रेट बैलेट का जब जो उनके एमपी थे कांग्रेस के, वही पार्टी में थे, अपना उनको लीडर चुनना था, तो उन्होंने 2/3 मेजोरिटी से इंदिरा गांधी को चूज कर लिया। लेकिन सिंडिकेट बोल रहा था कि अब 1966 में आपको मैंने सपोर्ट किया जिताने के लिए, पीएम बनाने के लिए, तो आप हमारी बात को मानिए। सिंडिकेट ये कह रहा था कि हमारी तरह से प्लानिंग कीजिए, हमारी तरह से चलिए, ये सिंडिकेट की बात थी। लेकिन इंदिरा गांधी ने बोला नहीं भैया, 1969 में एक मोड़ आता है जहां पे प्रॉब्लम ये होती है कि इंदिरा गांधी को प्रॉब्लम जितनी अपोजिशन पार्टी से नहीं थी, उतनी प्रॉब्लम हमारी सिंडिकेट से चला करती थी। तो यहाँ पे एन संजीवा रेड्डी साहब को प्रेसिडेंट के लिए कांग्रेस जो ओरिजिनल पार्टी है ये हमारी करती हैं, मतलब नॉमिनेट करती हैं। और अब इंदिरा गांधी को मौका मिल गया कि अब ये मौका है सिंडिकेट से बदला लेने का, उन्होंने वीवी गिरी को नॉमिनेट कर दिया। अब कांग्रेस जो ओरिजिनल थी, जो 80-85 से चली आ रही थी, उसने बोला कि व्हिप जारी कर दिया कि संजीवा रेड्डी जी की वोट दीजिए। और वीवी गिरी, इंदिरा गांधी ये इंडिपेंडेंट थे बेसिकली हमारे वीवी गिरी, तो उन्होंने बोला कि नहीं भाई, इंदिरा गांधी ने बोला कि नहीं तो ऐसा करो, वीवी गिरी को वोट दो, अपने इच्छा अनुसार दो, डेमोक्रेसी के लिए दो। और हो गया उल्टा, जीत गए हमारे वीवी गिरी साहब। और जनरली हमारे इंडियन पॉलिटी में क्या होता है कि जो पार्टी हमारी मेजोरिटी में होती है लोकसभा में, वो जीतती है, उन्हीं का प्रेसिडेंट बनता है। लेकिन हो गया उल्टा। अब कांग्रेस को लगा भाई ये तो गड़बड़ है यार, ये तो हमारी
इंदिरा गांधी ऐसी तैसी कर दिया कांग्रेस की। तो वहाँ उनके जो प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, उन्होंने इंदिरा गांधी को निकाल दिया। और इंदिरा गांधी को निकालने के बाद क्या हो गया कि ये पार्टी दो भागों में डिवाइड हो गई। एक इंदिरा लेड पार्टी चल रही थी कांग्रेस की, जिसको कांग्रेस आर बोलते हैं, और एक हमारे सिंडिकेट लेड पार्टी चल रही थी, जिसको कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ये हमारा काम चल रहा था। अब हमारा देखिए, आप सिंडिकेट भी हमारा आ गया अपोजिशन में, और कांग्रेस आर हमारी इंदिरा गांधी लेके चल रही थी। तब उसी के बाद क्या होता है कि 1971 में देखिए चुनाव हमारा 67 में हुआ। ओके, हमारा जो चुनाव था एग्जैक्टली 52 में हुआ, फिर 57 में हुआ, 1952, 57, 62, 67। तो यहाँ पे किसी तरह से हमारी कांग्रेस की सरकार आ पाई थी। लेकिन 69 में हमारा बेसिकली क्या हो गया कि कांग्रेस यहाँ पे डिवाइड हो गई दो भागों में, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। अब हमारा चुनाव होना चाहिए था 72 में, लेकिन इंदिरा गांधी सरकार को चला नहीं पा रही थी। तो उन्होंने ये बोला कि नहीं भाई, उसने प्रेसिडेंट को बोला कि हमारे गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दीजिए, फ्रेश इलेक्शन कराना है। तो ये चुनाव हमारा 71 में ही हो गया, और कांग्रेस को काफी भारी मतों से विजयी बनाना पड़ा। मतलब काफी अच्छी सीटें आई, और इतनी सीटें आई कांग्रेस के बाद जितना कि जो 4 जनरल इलेक्शन हुए थे उतनी सीटें नहीं आई थी जब कांग्रेस पार्टी डिवाइड हो गई थी, और कांग्रेस आर को इतनी सीटें मिली थी। प्लस कांग्रेस आर के साथ सीपीआई भी हमारा कोएलिशन में था। सब पीछे बता चुका हूँ। अब यहाँ तक आपको चीजें समझ आ गई है कि 3 वार हो चुके हैं, रिसोर्स की ऐसी की तैसी हो गई है, रिसोर्स हमारा डाइवर्ट हो गया वार में, तोप खरीदने के लिए, बंदूक खरीदने के लिए, गोला खरीदने के लिए। तो ये प्रॉब्लम हो गई थी। प्लस 71 में जो हमारा वॉर हुआ, यहाँ पे 80 लाख रिफ्यूजी हमारे इंडिया में आ गए थे, जो असम में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। आगे हम पढ़ेंगे रीजनल एस्पायरेशन में। और प्लस यहाँ पे क्या हुआ, 2 चीजें और हो गई कि यहाँ पे प्राइस बढ़ गई हमारी ऑयल की। तो ये यहाँ से हम शुरू करेंगे अपनी इमरजेंसी का पीरियड। तो हम दोस्तों शुरू करते हैं कि बैकग्राउंड हमारा क्या था इमरजेंसी का। ये इतना आपको समझ में आ गया, मेजर इवेंट्स जो हमारे इंडिया के हैं। अब दोस्तों बेसिकली यदि बैकग्राउंड की हम बात करें इमरजेंसी की, तो पहली चीज ये थी कि हमारा लड़ाई चलती थी जुडिशरी में और लेजिस्लेचर में। अब देखिए, जो लेजिस्लेचर करता था और जुडिशरी उसको स्टक डाउन कर देती थी। आज जो काम जुडिशरी करती थी उसका एक नया लॉ लाता था लेजिस्लेचर, और उसको मतलब इनइफेक्टिव बना देता था। तो बेसिकली जो लेजिस्लेचर था वो तो लेड कर रही थी इंदिरा गांधी कार्यपालिका को। तो वो चाहती थी कि हम प्रो पुअर अपना कुछ पॉलिसी को चलाएं, लेकिन वो बेसिकली वो ज्यादा हमारा काम कर रही थी डीपीएसपी पे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पे इंदिरा गांधी कर रही थी। लेकिन वहां पे प्रॉब्लम ये आ रही थी फंडामेंटल राइट वर्सेस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कि कौन ज्यादा प्रिवेल करेगा, फंडामेंटल राइट ज्यादा प्रिवेल करेगा कि डीपीएसपी प्रिवेल करेगा। तो इसका पॉलिटी में काफी अच्छा चीज है। और उस समय जब रूलिंग हुई, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि फंडामेंटल राइट विल बी प्रिवेल ओवर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है। तो जुडिशरी ये बोलता था कि इंदिरा गांधी जो काम कर रही है ये कंट्री के लिए नहीं कर रही है, ये कर रही है अपने पर्सनल, अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, लोगों के सामने अपने आप अच्छा दिखाने के लिए बोलती थी। और ये इंदिरा गांधी बोलती थी कि नहीं भाई, जुडिशरी जो है ये मतलब कंजर्वेटिव है, पुराने नजरिए वाले हैं, ये लोग काम नहीं करना देना चाहता हमें। पहला रीजन ये था। उसके बाद आपको बताया कि 1969 में जो हमारा स्प्लिट हुआ था कांग्रेस में, तब अपोनेंट बहुत बिटर हो गए थे। मतलब जो रिलेशनशिप थी मतलब अपोजिशन से इंदिरा गांधी की, वो काफी खराब हो गया था। अब अपोजिशन हमारी कंट्री को ग्रोथ करने के लिए नहीं जा रही थी, अपोजिशन अब जा रही थी कि इंदिरा गांधी को कैसे भी गिराओ। ये होता भी है कि मोदी जी जब हमारे बिहार में जीते थे तो बात अब डेवलपमेंट की नहीं रही, जीएसटी को रोको, किसी तरह से अड़ंगा लगाओ कि ये डेवलपमेंट न कर पाए। तो वही बात थी ना कि जब हमारा 1971 में चुनाव हुआ था तो 4 बार जितना कांग्रेस वोट नहीं पाई थी, उससे ज्यादा वोट हमको मिल गए थे कांग्रेस को उस समय। तो अपोजिशन को लगा हमारा क्या, हम तो चले गए। दूसरी कहानी ये थी। तीसरी प्रॉब्लम ये हो रही थी बैकग्राउंड। अब यदि बात करें हम इमरजेंसी की, तो तीसरी प्रॉब्लम ये थी कि इन्होंने 1971 में जो एजेंडा बनाया था हमारा इंदिरा गांधी ने, उन्होंने बोला था गरीबी हटाओ, ठीक है, और अपोजिशन बोल रहे थे कि इंदिरा हटाओ। तो गरीबी हटाओ पे इन्होंने मास इनका वाइडन हो गया, जो SC ST दलित लोग थे उन्होंने काफी वोट दिया इनको। लेकिन बात ये हुई ना भाई कि गरीबी हटी नहीं, क्योंकि जब एरा हमारा 1973 का शुरू होता है तो उस समय ये हुआ था कि ना हमारा सोशल ना ही हमारा इकोनॉमिक कंडीशन हमारे गरीबों का आगे हुआ। और दूसरी चीज ये थी, रीजन बता दिया आपको, क्योंकि पहले बात रिसोर्स हमारा मोबिलाइज हो गया था वार में। उसके बाद दूसरा रीजन ये था दोस्तों कि वहां पे हमारी जो
ऑयल की प्राइस थी 1973 में 23% इंक्रीज कर गई थी और 1974 में 30% इंक्रीज कर गई थी। ऑयल प्राइस इंक्रीज करेगी तो हमारा क्या होगा, फूड की प्राइस इंक्रीज कर जाएगी। मतलब जो बेसिक फूड्स है उनकी प्राइस काफी ज्यादा इंक्रीज कर गई थी। ओके, काफी ज्यादा हमारा इन्फ्लेशन आ गया था। और साथ में कि अब वार हमारा चाइना से हुआ 1971 में, तो बेसिकली जो पाकिस्तान है वो चाइना का एलॉय था। तो अब जो एड आते थे, फूड एड हमको मिलते थे, मतलब हमारे लिस्ट डेवलप कंट्री को जो फूड एड देते हैं हमारा डेवलप कंट्री, तो वो फूड एड अमेरिका ने देना हमको बंद कर दिया था। तो यहाँ भी प्रॉब्लम आ रही थी। इसके बाद जो बची खुची हालत थी, मानसून फेल्योर हो गया। मानसून फेल्योर हो गया तो हमारा फूड ग्रेन का दाम और बढ़ेगा, क्योंकि मानसून फेल्योर तो फूड जो है मतलब खाना महंगा हो जाएगा, क्योंकि इसकी सप्लाई हमारी कम हो जाएगी। ये रीजन था। उसके बाद अब गवर्नमेंट को अपना एक्सपेंडिचर कट करना पड़ा। तो उन्होंने जो सरकारी ऑफिशियल्स थे, जो मतलब हमारे बाबू थे या ऑफिसर्स थे, उनकी सैलरी को फ्रीज करना पड़ा। मतलब कि अब इनकी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्शन की तरफ जा रही थी और इन्होंने सैलरी को फ्रीज कर दिया 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने के लिए, ताकि हमारे पास कुछ पैसा आए। क्योंकि हर तरह से हम लोग दिक्कत में आ रहे थे। रिसोर्स हमारा चला गया वार में, मानसून फेल्योर हो गया, ऑयल प्राइसेस इंक्रीज कर गई, मतलब विपत्ति आई इंडिया के पास तो चारों तरफ से आई। ये दिक्कत थी। अब अपोजिशन को लगा कि ओ भाई अब मिला है चांस, जैसे मोदी जी की अभी ये हालत हो जाए तो अपोजिशन वाले जीने नहीं देंगे। दाल की प्राइस 180 रुपये हुई तो क्या इन्होंने हंगामा काटा। और जब ऐसी प्राइस हो जाए कि भाई फूड क्राइसिस भी हो गई, मानसून फेल्योर भी हो गया, 3 वार भी हो गया, काफी बम और गोले ये सब करने पड़े, तो अब इनको मिला कि भाई साहब अब घेरते हैं इनको। और सबसे खाली इंसान यदि कोई होता है इस देश में तो वो है स्टूडेंट। ओके, तो स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था और ये लोग, और साथ में स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया और साथ में सबसे पहले प्रोटेस्ट शुरू किया सीपीआई-एम ने, जो प्रो चाइना है, अब माओविस्ट। ओके, सीपीआई-एम का भाई रहते यहाँ पे हैं, दिल बसता है इनका चाइना में, चाइना के ही होके रहते हैं। तो इनको कभी पार्लियामेंट्री सिस्टम में भरोसा ही नहीं रहा है, और पार्लियामेंट्री सिस्टम में नहीं भरोसा होने का ये बोलते हैं कि आर्म रेवोल्यूशन करेंगे, हथियार उठाएंगे, मारेंगे और वन पार्टी रूल लेके आएंगे। ठीक है, इनको पार्लियामेंट्री सिस्टम में जब इन्होंने मारना शुरू किया तो यहाँ के फोर्सों ने इनको इतना मारा कि इनका सारा आंदोलन सप्रेस हो गया। लेकिन खाली आदमी बचे हुए थे, स्टूडेंट। जो यही स्टूडेंट हमारा रेवोल्यूशन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे? 2 चीज़ थी कि जो हमारी इसेंशियल कमोडिटी है, जैसे दाल, चावल, आपका तेल, इनके दाम काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर गए थे। और दूसरी चीज़, करप्शन बहुत हाई लेवल पे चल रहा था। ओके, जब 2 चीज़ को लेकर ये प्रोटेस्ट कर रहे थे। और प्रोटेस्ट शुरुआत हुई गुजरात में। ठीक है, बेसिकली ये शुरुआत होती है हमारी गुजरात में 1974 में। अब गुजरात से प्रोटेस्ट होते हुए बिहार में जाएगी। ठीक है, अब यही बिहार में इनको जेपी बाबा मिलेंगे, जेपी अंकल, दादाजी बोलो ज्यादा अच्छा रहेगा, और वो इसको लेड करेंगे, उसको हम बोलेंगे जेपी मूवमेंट। ओके, तो गुजरात में क्या हुआ था 1974 में कि दोनों जगह, गुजरात और बिहार में, दोनों जगह हमारी कांग्रेस की सरकार थी। क्योंकि आपको पहले से रिमाइंड करा दूं कि 1971 में जब चुनाव हुआ लोकसभा का, तो उस समय मेजोरिटी मिली कांग्रेस को। उसके चुनाव के बाद ही हमारा वार हुआ। वार होने के बाद जब ये इंदिरा गांधी ने 2 भागों में डिवाइड करवा दिया पाकिस्तान को, तो 1972 में असेंबली, विधानसभा का चुनाव हुआ और इतनी मेजोरिटी मिली कि उतनी मेजोरिटी कभी विधानसभा में नहीं मिली थी। तो मुकुट पहनाती थी किसको यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बनाना है। तो गुजरात में भी हमारी इंदिरा गांधी की सरकार थी और बिहार में भी हमारी इंदिरा गांधी की सरकार थी। अब ये बोल रहे थे कि देखिए, स्टूडेंट ने तो गुजरात में 74 में काम शुरू कर दिया था, अपोजिशन पार्टी ने इनको सपोर्ट कर दिया कि चलो भाई तुमको हम बोलते हैं। और यही तक नहीं, अब ये बोल रहे थे कि काफी करप्शन ज्यादा हो गया है, यहां पे फ्रेश इलेक्शन कराइए आप, गुजरात में फ्रेश इलेक्शन होना चाहिए। ओके, और यहीं तक ये लोग नहीं रुके। जो इनके अपोनेंट थे, जो जिनको 1967 में मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी आपस में आमने सामने खड़ी थी पीएम के लिए, और मोरारजी देसाई बैठ गए फास्ट अनटू डेथ, मतलब कि मर जाऊंगा जब तक यहाँ फ्रेश इलेक्शन नहीं होगा। ओके, अब यहाँ पे हुआ हमारा फ्रेश इलेक्शन हुआ। फ्रेश इलेक्शन होने के बाद कांग्रेस हार गई। ओके, यहाँ पे कांग्रेस गुजरात में हार गई। इसके बाद एंट्री होती है हमारे हीरो की, जेपी नारायण की। अब क्या होता है कि ये बेसिकली हमारा जो ये 1974 में पहले यहाँ पे हुआ, इसके बाद स्टूडेंट चले गए बिहार। बिहार में ये लोग फिर से
ये प्रोटेस्ट करते रहे कि नहीं, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ऐसी है, वैसी है, ऐसी है, बेकार है, खराब है, इस तरह की बातें चलती रही। और इन्होंने इनवाइट किया, जब बिहार में गए तो बिहार में इन्होंने इनवाइट कर दिया जेपी अंकल को, जेपी दादाजी को, जेपी नारायण को, जयप्रकाश नारायण को। इन्होंने जब उनको इनवाइट किया तो इन्होंने जेपी को बोला कि भाई ऐसा करो कि तुम इस प्रोटेस्ट को आप लीड कीजिए। ये कहानी हमारी आगे बढ़ रही थी। ओके, इस प्रोटेस्ट को आप लीड कीजिए। लेकिन जेपी के साथ क्या हुआ था कि जेपी पॉलिटिक्स को छोड़ चुके थे। ये पॉलिटिक्स को छोड़ने के बाद जो हमारा भूमिदान, ग्रामोदान जो चल रहा था, विनोबा भावे जी चला रहे थे, अकेला सत्ता वो चला रहे थे, ताकि जो हमारे लैंडलेस किसान हैं उनको कुछ जमीन दिया जाए। मतलब कि जो वहां पे लैंडलॉर्ड हैं उनसे कुछ जमीन लेकर मतलब परसुएड कर लिया जाए, मना दिया जाए, गरीब है इनको दीजिए, तो ग्रामोदान भूदान आगे आएगा। ये हमारा मूवमेंट चल रहा था, विनोबा भावे जी चला रहे थे इसको, पैदल चलते थे गांव गांव और वहां पे लैंडलॉर्ड से जाकर मतलब भूमि को दान करने के लिए बोलते थे। अब बेसिकली वो लैंडलेस किसान को दे दिया जाता था। लेकिन ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाया, क्योंकि जो लोग ये हमारे लैंडलॉर्ड थे, जो वहाँ पे जमींदारी सिस्टम थी, जमींदार लोग थे, ये वहाँ की जो प्रोडक्टिविटी कम होती थी उनकी लैंड की, वही डोनेट करते थे। इसलिए बहुत ज़्यादा हमारी प्रॉब्लम, मतलब बहुत अच्छा ये इसका रिजल्ट नहीं आ पाया था भूमदान और ग्रामोदान का। तो जेपीसी अपना ये पॉलिटिक्स छोड़कर वही भूदान और ग्रामदान में लगे हुए थे। तो इन्होंने बोला कि ठीक है, कि चलो ठीक है, हम करेंगे, इसको लीड करेंगे, लेकिन जो ये होगा, बेसिकली ये गांधीयन थे जेपीसी, तो इन्होंने बोला कि जो भी होगा ये नॉन वायलेंट होगा और केवल ये बिहार तक और गुजरात तक नहीं रहेगा, ये पूरे कंट्री में जाएगा। तब मौका आता है, फिर होती है रेलवे स्ट्राइक 1974 में। अब रेलवे स्ट्राइक के जो रेलवे मिनिस्टर होते हैं हमारे, नहीं, जो आपके बेसिकली इस स्ट्राइक को शुरुआत करने के लिए जॉर्ज फर्नांडिस आते हैं। इन्होंने बोला कि भैया रेलवे को बोनस दो और वर्किंग कंडीशन सुधारो। गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला। तो रेलवे वाला बोला तो लो स्ट्राइक होगी, स्ट्राइक होना शुरू हो गई। गवर्नमेंट ने बोला कि ये स्ट्राइक इनलीगल है। अब बहुत सारे लीडरों को उन्होंने अरेस्ट कर लिया, बहुत सारे वर्कर को अरेस्ट कर लिया, ठीक है। अब उन्होंने अरेस्ट कर लिया रेलवे के वर्कर्स को, उनके यूनियन के लीडर्स को। रेलवे वाला बोला हड़ताल, स्ट्राइक। 21 दिन तक हमारा रेलवे नहीं चला था। 21 दिन तक कोई रेलवे नहीं चले, क्या हालत हो सकती थी। और ये बेसिकली जो रेलवे स्ट्राइक होते हैं, कोई सेटलमेंट नहीं हुआ, ऐसे ही 21 दिन बाद इसको खत्म कर दिया गया। मतलब स्ट्राइक बंद हो गई, लोग काम पे वापस आ गए। उसके बाद जब इनको लगा कि यार 21 दिन तक ये नहीं माने, तो ये जेपी जो हमारे जयप्रकाश नारायण थे, इन्होंने पार्लियामेंट में मूव कर दिया पैदल, ठीक है। और बेसिकली जब जेपी यहाँ पे काम कर रहे थे, इनको सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलेगा अपोजिशन पार्टी से। इसको आज की कंडीशन से लेके देखिए, जब मोदी इस समय एकदम बुलंदी पे है और हर जगह उनकी सरकार धनाधन लोकसभा से लेकर, और जो मेजोरिटी यूपी में मिली हुई है 3/4, ये कंडीशन उस समय की थी, ठीक है। और सिचुएशन वर्स थी। इस समय तो हमारी इकोनॉमी बूम भी कर रही है 8% पे, ऑयल प्राइसेस भी गिर गई है हमारी वर्ल्ड में, लेकिन वहां पे सब कुछ उल्टा चल रहा था। हमारा मानसून भी मॉडरेट आया हुआ है, दिक्कत नहीं आ रही है। तो बेसिकली अपोजिशन इनको बहुत सपोर्ट करते थे। और वो मुद्दा जो था, अब एंटी कांग्रेस न रहकर, एंटी बीजेपी न रहकर, आज की बात करें तो एंटी कांग्रेस न रहकर वो एंटी इंदिरा हो गया। आज भी यदि आप बात करें मोदी जी की, आज 2017 में, तो आज जो बात है, आज हमारा एंटी बीजेपी कोई नहीं बोलता, एंटी मोदी बोलता है, ठीक है। एक लोगों के खिलाफ ये मुद्दा चलता है और एक लोग ही पूरा ये इलेक्शन लेके जितवा रहे हैं। अब देखिए, जो कॉन्फ्लिक्ट मैंने पीछे बताया, तो ये मुद्दा चलता रहता था, जो कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में गलत है। क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जो आपका कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा को। यहाँ पे कोई एक आदमी नहीं चलाता है, यहाँ पे बहुत सारे मिनिस्टर्स होकर सरकार को चलाते हैं। लेकिन जो पार्लियामेंट्री सिस्टम में यहाँ पे ये देखा गया है कि यहाँ पे एक आदमी के ऊपर 1990 के बाद, 1990 के बाद एक आदमी के ऊपर यह सरकार जीती जाती है, एक चेहरा होता है जिसमें जीता जाता है। अब कन्फ्लिक्ट इनका क्या चल रहा था हमारा जुडिशरी के साथ, कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ फंडामेंटल राइट, पहले आपको डिस्कस कर चुका हूं, ये प्रॉब्लम चल रही थी। उसके बाद जैसे ही हमारा डिसीजन हुआ केशवानंदन भारती केस में 1973 में, जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर बना कॉन्स्टिट्यूशन में, ओके, इसके बनने के बाद हमारी वैकेंसी खाली होगी CJI की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट, वैकेंसी खाली हुई। और उसमें रीति और रिवाज क्या था कि जो हमारा सीनियर मोस्ट जज होगा, ठीक है, वही चुना जाएगा हमारा एज ए जज के फॉर्म में, मतलब वही CJI चुना जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि इंदिरा जी ने
3 जजों को सुपर पास कर दिया, मतलब कि जो 3 सीनियर मोस्ट जज इनको नहीं बनाया और एएन रॉय को इन्होंने सीजीआई घोषित कर दिया। बनाना था कि ये तीसरे नंबर पे इनकी रैंकिंग आती थी, ठीक है। इन्होंने सीनियरिटी को हटा दिया और बोला कि भैया कौन बनेंगे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो बनेंगे हमारा एएन रॉय साहब, मतलब सुपर पास कर दिया, एएन रॉय को इन्होंने चीफ जस्टिस बना दिया। और इंडिया में हमारा क्या है कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, यदि बात करें तो हमारे यहाँ जुडिशरी को ज्यादा पावर मिला है, और एक तरह से आप बोले तो जुडिशरी को वाटर टाइट सेपरेशन है हमारे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से, क्योंकि जुडिशरी में यदि क्लर्क की भर्ती करनी होती है तो वहाँ जुडिशरी ही करती है, क्योंकि हमारा न्याय कहीं लेजिस्लेचर इफेक्ट ना कर दे। तो हमारा ये सिस्टम चलता पार्लियामेंट्री सिस्टम, ओके। और पार्लियामेंट्री सिस्टम में होता क्या है कि जो एग्जीक्यूटिव होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, ये चीजें हमारी चल रही थी। और इस तरह से लगा अपोजिशन पार्टी को कि नहीं यार, इन्होंने जज को जो अपॉइंट कर दिया है तो कहीं ना कहीं ये फेवर लेना चाहती हैं कि जो हम कार्यपालिका जो काम करेगी, लेजिस्लेचर जो काम करेंगे उसे जुडिशरी फेवर कर देगी कॉन्स्टिट्यूशन को, मतलब कि एक जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है प्रॉपर, इसको कहीं ना कहीं बिगाड़ने का काम इन्होंने शुरू कर दिया यहाँ से। अब क्लाइमेक्स तब आया, ये बैकग्राउंड चल रहा है हमारा क्यों हुआ ऐसा। क्लाइमेक्स तब आया जब हमारे बेसिकली राज नारायण साहब थे जो इनके खिलाफ लड़े थे वहां से। अब इनकी अपोजिशन में ये खड़े थे इंदिरा गांधी के, लोकसभा का जब इलेक्शन हुआ था, ओके। अब हाई कोर्ट में इन्होंने पिटिशन दायर किया राज नारायण साहब की, बोले कि नहीं, जो इंदिरा गांधी का चुनाव हुआ है, लोकसभा में वो सांसद बन के आई हैं, वो मेलाफाइड है, मतलब कि उन्होंने गलत तरीके से आई हैं। अब गलत तरीका क्या था? गलत तरीका ये था कि हमारे यहाँ इलेक्शन में आप एग्जीक्यूटिव मतलब डीएम, एसडीएम और सरकारी प्रॉपर्टी का यूज नहीं कर सकते अपने कैंपेनिंग में, ठीक है। तो ये वो राजनारायण साहब ये बोल रहे थे कि इन्होंने एग्जीक्यूटिव एक्शन लिया है, कैंपेनिंग करवाई है, सरकारी ऑफिशियल्स थे उनका मदद लिया है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट को ये बात लगा कि हाँ ये सही बोल रहे हैं, और उन्होंने इनवैलिड करार दिया इनके इलेक्शन को। अब भाई ये पीएम है और सबसे ज्यादा मेजोरिटी में आई हुई है। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला कि नहीं, आपका जो आप जिस तरह से लड़ी हुई है, और सही पाएगा कि उन्होंने एग्जीक्यूटिव एक्शन मतलब एग्जीक्यूटिव का सहारा इन्होंने लिया था, सर्विस लिया था गवर्नमेंट के अपने इलेक्शन में, जो कि इलेक्शन के रूल के खिलाफ है। अब इनको लगा कि हाँ यार ये तो दिक्कत होगी, फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गई, ठीक है। ये बेसिकली 12 जून को आया था, फिर ये मूव करी हमारी 24 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक है, ओके, कि आप एमपी रह सकती हैं, लेकिन जैसे ही हमारा पार्लियामेंट का सेशन चलेगा आप प्रोसीडिंग में भाग नहीं ले सकती हैं, ओके। ये बोला कि आप एमपी रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसीडिंग में भाग नहीं ले सकती हैं। 24 तारीख की बात, इंदिरा गांधी को लगा ऐसे कैसे, मतलब तुम बोलोगे ऐसा। इन्होंने 25 तारीख को, ठीक है, उसके बाद ही क्या हुआ, 25 जून को हमारा क्या सीन हुआ कि 25 जून को एक और हमारी घटना हुई कि जेपी साहब रामलीला मैदान में गए और बोल रहे थे कि देखो तुम्हारा इलेक्शन भी सही नहीं है, महंगाई भी बढ़ गई है, क्राइसिस भी है, और अपने लिए काम कर रही हो। जेपी साहब ने बोला कि भैया तुम दो रिजाइन रामलीला मैदान से, ठीक है। और आर्मी, पुलिस और गवर्नमेंट ऑफिसर से बोला कि यदि इंदिरा गांधी कुछ कहती हैं करने के लिए जो इनलीगल है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आप लोग मत करिएगा। उन्होंने ये बात बोली कांग्रेस के लिए। अब इंदिरा गांधी का मूड हुआ सन का, उन्होंने बोला अच्छा जी, 25 तारीख को ये बात चल रही थी और इन्होंने उसी रात को इन्होंने इमरजेंसी लगा दिया। बेसिस था आर्टिकल 352 इंटरनल डिस्टर्बेंसेस की प्रॉब्लम हो रही है, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, इनके संभाल में अब आ नहीं रही थी, इन्होंने इमरजेंसी लगा दिया, ओके। इमरजेंसी लगाने में क्या हुआ दोस्तों, अब देख लीजिए, थोड़ा सा बात कर लेते हैं इमरजेंसी की। इमरजेंसी में क्या होता है बेसिकली कि इमरजेंसी में जो हमारा फेडरल है, जो संघ का ढांचा है, ये यूनिटरी हो जाता है, एकात्मक हो जाता है, ओके। ये यूनिटरी हो जाता है और जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं, बहुत सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं, ओके। पुलिस आपको बिना बताए, बिना कोई कारण दिए आपको हिरासत में ले सकती है, कितने दिनों तक आपको जेल में रख सकती है। मेन रीजन यही था इनका। और 25 तारीख को ये बोल रहे थे जेपी साहब की नहीं आप रिजाइन करो, अब इंदिरा हटो, मतलब कुर्सी खाली करो। 25 तारीख को रात को इन्होंने, जो हमारे प्रेसिडेंट साहब थे फखरुद्दीन अली अहमद, जो कि हमेशा क्वेश्चन में रहे हैं एज ए प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति रहते हुए, कि आपको एटलीस्ट एक बार रिजेक्ट तो करना चाहिए था कि नहीं इमरजेंसी नहीं लगा सकते।
उसका रीजन आगे आएगा। अब ये बोल रहे थे कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, अपोजिशन पार्टी को हमें अपनी पॉलिसी को मतलब आगे बढ़ाना चाहिए, अपोजिशन पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। तो लोग ये कहे कि नहीं, क्या यह जरूरी था कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस को ही सस्पेंड कर दिया जाए, इमरजेंसी लगा दिया जाए? क्या कोई और रास्ता आपके पास नहीं था? तो ये सारे हमारे सवाल फखरुद्दीन अली साहब पर बनते हैं। अब जैसे मिडनाइट को, ठीक है, 25 जून की मिडनाइट को जैसे ही हमारा इमरजेंसी प्रोक्लेम हुआ, इमरजेंसी लगी, आपातकाल लगा, पहला काम फोन आया। जितने भी प्रेस थे फोन आया इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के पास, बिजली विभाग के पास, कि सारी प्रेस की लाइट काट दी जाए। 2 बजे रात को लाइट काट दी गई, 2 दिन तक कोई लाइट नहीं आई, ताकि लोग लिख न सकें गवर्नमेंट के खिलाफ। सेंसरशिप लगा दिया गया कि जो भी चीज आप लिखेंगे पहले उसको सरकार पढ़ेगी, उसके बाद आपका ये प्रसारित होगा, आपके क्या सूचना आप देना चाहते हैं। सेंसरशिप लागू हो गया न्यूज पे, मतलब कि फ्रीडम ऑफ प्रेस को सप्रेस कर दिया गया, पहला काम। इसके बाद आरएसएस को बैन कर दिया गया, जमाते इस्लामी को बैन कर दिया गया, और उसके बाद ये जितने भी हमारे लीडर थे सुबह से, जितने अपोजिशन पार्टी में बोल रहे थे, जेपी साहब, ये सब, ये जितने लोग थे अपोजिशन पार्टी में, सबको लगभग 700 अपोजिशन लीडर को मार मार के अंदर कर दिया गया जेल के अंदर। बोल के दिखाओ इंदिरा के खिलाफ, करो मूवमेंट रामलीला मैदान में, चलो अंदर। सबको लगा दिया गया अंदर। जो भी अपोजिशन पार्टी थी ये अंदर थी। बची खुची पार्टी जो थी, अब इसमें कोई नहीं था इंदिरा के खिलाफ बोलने वाला। क्यों? क्योंकि हर जगह जो गवर्नमेंट थी, सिवाय हमारा गुजरात में अभी हटी थी, गुजरात के अलावा 1-2 छुट्टा स्टेट हमारे तमिलनाडु में था, डीएमके, वहां पार्टी थी। अपोजिशन पार्टी में जो कुछ लीडर थे वो भी उतने पावरफुल नहीं थे बोलने के लिए, तो बोलने के खिलाफ कोई बचा नहीं इंदिरा गांधी का। जो बोलने वाले थे वो जेल के अंदर। ओके, ये काम कर दिया गया। और ये काम ऐसे बोला गया, प्रिवेंटिव डिटेंशन बोलते हैं, कि मान लीजिए मैं चोरी करने वाला हूं। प्रिवेंटिव डिटेंशन में ये होता है कि मेरे ऊपर खतरा है कि मैं आज मर्डर कर ही दूंगा, तो पुलिस हमको लेके जाएगी और हमको बंद कर देगी जेल में। प्रिवेंटिव डिटेंशन पहले ही प्रिवेंट कर लीजिए, क्राइम होने से पहले। अब 700 लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन दे दिया, तो इन्होंने हैबियस कार्पस, सुप्रीम कोर्ट में अपने फंडामेंटल राइट को लेकर बोला कि नहीं भाई, आप कारण तो बताओ किस पे हम अरेस्ट किया है। इन्होंने बोला कोई कारण वारण नहीं बताते, गवर्नमेंट को जरूरत नहीं है इमरजेंसी के टाइम में कारण बताने के लिए, ये ऐसा लिखा हुआ है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद प्रोटेस्ट करने के लिए लोग कम बचे। जब कम बचे तो कुछ अंडरग्राउंड प्रोटेस्ट हुए, जैसे इंडियन एक्सप्रेस, स्टेटमैन, जो हमारे न्यूज थे, ये हमारा प्रोटेस्ट करते थे। कैसे प्रोटेस्ट करते थे कि जब सेंसरशिप होता था, जब ये न्यूज लिखते थे अपना पेपर को प्रकाशित करने के लिए, तो जो न्यूज का जगह होती थी, मान लीजिए इतना इन्होंने न्यूज लिखा है, इतना न्यूज सही है, अपर पोर्शन सही है न्यूज, कोई बात नहीं, प्रो हमारा गवर्नमेंट है। लेकिन जो लोअर पोर्शन है ये हमारे गवर्नमेंट के प्रो नहीं है, तो इस पोर्शन को काट दिया जाता कि आप ये पब्लिश नहीं कर सकते थे। तो ये स्टेट्समैन और ये सब क्या करते थे कि इतने पोर्शन को ब्लैंक छोड़ देते थे। ठीक है, ये प्रोटेस्ट करने का तरीका था। उसके बाद अवार्ड वापसी हुई, अवार्ड को हमारे वापस करे गए। ठीक है, और काफी प्रोटेस्ट भी हुए लोगों में कि हमें डेमोक्रेसी को आप फिर से लाओ। ये 3-4 चीजें हमारी चल रही थी प्रोटेस्ट के फॉर्म में। अब देखिए क्या हुआ। अब इनको लगा कि इस तरह से तो काम होगा नहीं यार, मैं तो मतलब एमपी थी, हमारा वही कर दिया गया है, हमारे चुनाव जिस तरह से मैं लड़ी उसी को इनलीगल घोषित कर दिया गया, तो मैं एमपी ही नहीं रही, एमपी नहीं रही तो मैं फिर से प्राइम मिनिस्टर कैसे बन सकती हूँ। इन्होंने बोला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इन्होंने बोला कि सुनो, प्रेसिडेंट, इन्होंने चेंज किए कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और पीएम, ये जब रहे हमारे पावर में तो इनके इलेक्शन प्रोसेस को यू कांट चैलेंज इन फ्रंट द कोर्ट। मतलब इनके कैसे ये इलेक्शन जीते हैं इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। 42 सेकेंड अमेंडमेंट लेके आई, जिसको बहुत सारा उसमें वो लेके प्रोसेस आई, जो हम लोग पॉलिटी में देखेंगे, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। और यही नहीं, हमारे यहाँ जो एमपी होते हैं, सांसद होते हैं, 5 साल के लिए चुने जाते हैं, जो लेजिस्लेचर होते हैं, इनको बढ़ा के बोल दिया कि 6 साल के लिए चुने जाएंगे। अब क्या मतलब, जो 1971 में जो हमारा चुनाव हुआ, तो होना कब चाहिए था 1967 में, लेकिन इमरजेंसी के कारण एक साल डिले हो गया, और इमरजेंसी के कारण 1 साल डिले होने के बाद 1 साल इन्होंने बढ़ा दिया। तब चुनाव कब होना चाहिए? 1978 में। 3 साल प्रॉपर इनके पास मिल गए, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, अब
देखिए 1977 में हमारा जब चुनाव होगा तो ये एक जनता गवर्नमेंट आएगी और उसको भी आगे बनाएंगे। तो उन्होंने एक हमारा शाह कमीशन बैठाया, इंक्वायरी बैठाया कि क्या क्या हुआ ड्यूरिंग द इमरजेंसी, जो कि ब्लैक मतलब हमारा ब्लैक स्पॉट है हमारी डेमोक्रेसी के नाम पे, जो कि हमारी सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है